नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। देश की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को बड़ी सफलता मिली। एनआईए को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फेमस रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट में शामिल 10 लाख के इनामी संदिग्ध यानी शब्बीर को एनआईए ने बेल्लारी से अरेस्ट कर लिया है। ब्लास्ट के बाद हुलिया बदलकर लगातार छिप रहे आरोपी के संबंध में एनआईए ने 6 मार्च को अपनी जांच में हमलावर की टोपी एक मस्जिद के बाहर से बरामद की थी। बेल्लारी से अरेस्ट संदिग्ध का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बेल्लारी मॉड्यूल से जुड़ता दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को आईईडी बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने जांच शुरू भी कर दी। जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने संदिग्ध हमलावर की पहचान के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद होगा किस तरीके से कुकर ब्लास्ट का मामला भी सामने आया था और बेल्लारी मॉड्यूल भी सभी को याद होना चाहिए। पर इस बार क्या है पूरा मामला और कौन कौन से मॉड्यूल इसमें शामिल हैं? क्या पीएफआई का भी इसमें हाथ है? और विदेशी ताकतों का किस तरीके से भारत विरोधी अभियान जो है लगातार जारी है, जारी रहेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। देश की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसी को कामयाबी मिली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी बम ब्लास्ट कर आतंक फैलाने वाले 10 लाख के नामी संदिग्ध को एनआईए ने बेल्लारी से गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम शब्बीर है। बम ब्लास्ट के बाद इसने मस्जिद में जाकर अपना हुलिया बदल लिया था। एनआईए ने 6 मार्च को अपनी जांच में संदिग्ध हमलावर की टोपी एक मस्जिद के बाहर से बरामद की थी। वो मस्जिद के अंदर भी गया था। वो काफी देर तक मस्जिद के अंदर रहा और फिर कपड़े बदलकर बाहर आया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने संदिग्ध कैफे में बम प्लांट करने के बाद उसी इलाके की एक मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। एनआईए को जो कैप मिली है, ध्यान देने की बात है कि बेल्लारी से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपना मॉड्यूल संचालित करता है। बता दें कि प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को आईईडी बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लाख लोग घायल हुए थे। एक महिला 40% तक झुलस गई थी। पहले इसे गैस सिलेंडर विस्फोट माना गया, लेकिन बाद में यह बम धमाका निकला। सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई कि एक झोले में रखा विस्फोटक फटा। एनआईए ने हमलावर संदिग्ध की पहचान के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इतना ही नहीं, उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से सामने आया कि सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए संदिग्ध आरोपी ने कई बार अपना हुलिया बदला था। फिर जिस संदिग्ध का जिसकी तलाश थी एनआईए को, वो संदिग्ध की हुलिये के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। आगे उसको डिटेन किया गया, कस्टडी में वो है। आगे जांच पड़ताल जो है वो जारी रहेगी और किस तरीके से एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी हो रहा है और इसको बेल्लारी के मॉड्यूल से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि तार वहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुकर ब्लास्ट से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहां की राजनीतिक जगत में भी हलचल मची हुई है कि कैसे एक ब्लास्ट हो जाता है और फिर से जो तार जुड़ते हैं वो इस्लामी आतंकवाद से जुड़ते हैं। कभी पीएफआई का नाम सामने आता है, कभी आईसिस का नाम आता है, कभी लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
आसिफ हुसैन भी हमारे साथ इस वक्त आएंगे कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसिफ हुसैन का भी मैं स्वागत करूंगा, मुस्लिम स्कॉलर है वो। संतोष त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। इसी के साथ साथ हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता वो हैं, और वेद भूषण जी, रिटायर्ड एसीपी। क्योंकि मामला ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और काफी कुछ समझना है हमें। रत्नाकर जी, ये पूरे मामले को अगर आप समझा पाए, किस तरीके से एक मॉड्यूल के तार, कभी जो ब्लास्ट हुआ है इसके तार पीछे 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 जितना भी आप जाएंगे जुड़ते जाते हैं। इसमें पीएफआई का भी नाम सामने आता है, इसमें बेल्लारी मॉड्यूल का नाम भी सामने आता है, और इसमें आईसिस का नाम तो सामने आ रहा है, और एक लश्कर तैयबा, तमाम चीजें। अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए कि जो ये ब्लास्ट हुआ था और एनआईए को कामयाबी मिली, तो किस किस जगह के कैसे कैसे खंगाला गया होगा, क्या क्या रिसर्च की गई होगी, क्या जांच पड़ताल की गई होगी। वेद भूषण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए शिवम जी, जब से 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना अयोध्या में हुई है, तब से बहुत सारे संगठन, न केवल देश में विदेशों में बैठे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके अजीब सी उनके अंदर बौखलाहट और परेशानी आ गई है कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, हिंदू क्यों संगठित हो रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है क्योंकि दुनिया में एक नेपाल को छोड़ के केवल एक हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो जहां पर हिंदू मेजोरिटी के अंदर है। यदि हिंदू उधर जा रहा है, सारा इकट्ठा हो रहा है, किन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए उनकी छटपटाहट बिल्कुल दिख रही है। वो कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से कि कोई ऐसा काम किया जाए, सरंजाम दिया जाए कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि यदि राम का नाम कहीं भी कनेक्ट किया जाएगा तो हम उसका अंजाम देंगे, उसको कहीं ना कहीं हम ठिकाने लगाएंगे। इसी क्रम में जो तमाम सूत्र बता रहे थे, तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें निकल कर आ रही थी कि इस रामेश्वरम कैफे को ही बेंगलुरु को क्यों उसको टारगेट किया गया था। और बहुत सारी रेलवे स्टेशन थे, एयरपोर्ट थे, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर उनको ज्यादा डैमेज किया जा सकता था। परंतु चूंकि रामेश्वरम कैफे एक चूंकि राम के नाम का एक प्रतीक था और वो पॉपुलर भी था पूरे बेंगलोर के अंदर, वहां पर जितने यंगस्टर्स थे वो तमाम वहां पर अपना खाना, अपना कॉफी, तमाम चीजों के लिए वहां पर आते थे। तो ये टाइम भी चुना गया और स्थान भी चुना गया, क्योंकि ये मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि सरकार बिल्कुल क्लियर बता चुकी है कि इसके बाद में काशी की तैयारी है, उसके बाद में फिर मथुरा की तैयारी है। तो एक है का माहौल एक बन गया था इनके दिमाग में कि अब ये तमाम जो हमारी पुरानी जो करतूत हैं, जो इनके पुराने वंशज छोड़ के गए, पाप करके गए हिंदुओं के साथ में, अब उसका हिसाब किताब ये लेना शुरू कर दिया है। और लेंगे भी, सरकार को लेना भी चाहिए। जो गलतियां हमारे प्रेडिसेसर कर गए हैं, जिनका नुकसान आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। तो उसी क्रम के अंदर आपने देखा साउथ में किस तरह से ओबीसी भड़का रहे हैं, चाहे सीएए का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, किस तरह से भड़काऊ बातें करते हैं। तो ये आग तो लगनी थी, परंतु जिस तरह से लोकल लेवल पर, क्योंकि जो प्रेशर कुकर या जो लोकल चीजों को जोड़कर एक धमाके किए जाते हैं, तो ये एक्सप्लॉइटिव के एक जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा थी, एनआईए ने बिल्कुल लोकल लेवल पर इसकी जांच की। और ये जो शब्बीर की अरेस्ट हुई है, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि इसकी इंट्रोगेशन से, इसकी कॉल डिटेल से, सीसीटीवी से किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, पीएफआई और तमाम जो मुस्लिम संगठन है, क्या इसको किस तरह बैकअप कर रहे थे। क्योंकि आपने तस्वीरों में दिखाया है किस तरह से बिल्कुल यंग लड़का है, किस तरह से उसकी मानसिकता को भ्रमित किया गया होगा। चाहे उनकी एजुकेशन मदरसे में हुई, चाहे उनकी एजुकेशन किसी मस्जिद में जाके उसको भड़काया गया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हाथ था। नहीं तो इस नौजवान की काम ये नहीं था कि जाकर इस तरह के ब्लास्ट करे। उसका काम था कि पढ़ लिख कर कि देश की तरक्की के अंदर अच्छी नौकरी हासिल करे, कोई अच्छी तालीम हासिल करे। परंतु वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल को आम कहां से होए। तो जो मानसिकता ही जब डेवलप की जा रही है, बचपन से सिखाया जा रहा है कि ये सब हिंदू काफिर हैं, इनका आप निपटाओ, इनको खत्म करो, इनको ये तो राम मंदिर बना रहे हैं, कल को काशी भी मांगेंगे, कल को मथुरा भी मांगेंगे, और हजारों मंदिर हिंदुस्तान में, राजस्थान में है। तो वो इनकी छटपटाहट दिखाई दे रही है कि अब इनको कैसे निपटाया जाए, उसी क्रम के अंदर है। परंतु एनआईए ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि आप बचकर निकल नहीं पाओगे, आप पाप तो कर जाओगे, पाप का हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा। ठीक है वेद भूषण जी, आपकी पूरी बात को मैं समझते हुए, और यही एक राम मंदिर वाला मुद्दा भी हमने इसलिए इसको जोड़ के हम बता रहे हैं क्योंकि आखिर रामेश्वरम कैफे में ही अटैक करने का प्रयास क्यों किया गया, वहीं पर यह ब्लास्ट क्यों किया गया, किस तरीके की मैसेजिंग और जो ब्रेन वॉश होता है, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से युवाओं को
जो पहले बेरोजगारी की बात जो करते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता कि भाई बेरोजगारी की जहां आपको चिंता है तो आपको अपनी युवाओं की ये भी चिंता होनी चाहिए। या फंडिंग किस तरीके से हो रही है, विदेश से जो पैसा आ रहा है उसके लिए पैसा है, आईसिस के पास पैसा भेजने के लिए, लश्कर तैयबा के लिए पैसा भेजने के लिए, सब कुछ है, लेकिन बातें और कुछ आप उसको जोड़ नहीं पाते। उनका मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना, कुछ मतलब कुछ डेवलपमेंटल काम में कोई पैसा अगर उसका ध्यान दिया जाए वो सब नहीं है, लेकिन आतंकवाद के लिए पूरा इनके पास एक नेटवर्क है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं यहां पर भाजपा का रिएक्शन जान लेते हैं। रत्नाकर जी, आपसे अगर मैं पूछूं, इस तरीके की घटना अगर बेंगलुरु में होती है और धमाके, ये वो दौर था धमाकों का जो पहले हुआ करता था, ये दोबारा से वो दौर को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? और वो ऐसी स्टेट पर क्या स्टेट का भी चुनाव इनके द्वारा किया जाता है कि भाई कौन सी स्टेट में हमें ज्यादा सुरक्षित हम महसूस कर पाएंगे या फिर ज्यादा आसान हो पाएगा? इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा, ये बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है राज्यों में, तब तब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है पूरी तरह से, और वह नागरिकों की जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब रहती है। उसका कारण है कि जो कांग्रेस की सरकार वहां पे है, अभी आपने देखा कि वहां पे किस तरह से एंटी नेशनलिस्ट पीपल जो है वो किस तरह से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वो फ्री स्पेस देते रहते हैं वहां पे कि आप आइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन कर नहीं पाते। तो वो जो एंटी नेशनल जो लोग होते हैं वो सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं, कांग्रेस के सत्ता शासन काल में राज्यों में सक्रिय हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जहां पे सरकार, जब सदन में, जिस राज्य के सदन में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी आपने देखा कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा था वहां पे, तो वहां के सदन में नारे लगाए जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कर्नाटक के जब सांसद, कांग्रेस के सांसद ये कहते हैं कि साउथ को एक अलग देश बना दिया जाए, जो देश तोड़ने की बात जो पार्टी करती है, जो राज्य जो है, जिस राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप उस राज्य की परिस्थिति समझ सकते हैं कि आपको बीच में मैं यहां पर रोक रहा हूं एक बड़ी खबर के लिए। ब्रेकिंग न्यूज कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, आपको बता दें, बड़ी खबर। और बिहार एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बनी है। पूरे डिस्कशन को बीच में रोकने के लिए थोड़ी देर माफी चाहेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। हाजीपुर की सीट उनको मिल गई है, ये दावा किया जा रहा है। पशुपति पारस एनडीए में है, पता नहीं। चिराग पासवान की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहा है, तो ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, चाचा भतीजे में नहीं बन पा रही है सहमति। बिहार के लिहाज से बड़ी खबर, बिहार एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन गई है, ऐसा आपको ये चिराग पासवान के द्वारा कहा जा रहा है। उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनकी हम आपको प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे कुछ ही पलों में। आप कोशिश करते हैं पहले उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाई जाए। एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो। जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। चिराग जी, एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर है आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने जरूरी हैं, और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। हाजीपुर को लेकर के क्या है? एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है। और इसी के साथ हमारे साथ मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं वो, उनसे अगर मैं जानकारी लूं इस मामले में, किस तरीके से इस घटनाक्रम को अगर पूरा समझना है बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, मुकेश जी अगर आप बता पाए तो ये बयान, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से जो क्लैरिटी आनी बाकी थी, जो एनडीए में जो तालमेल की जो खबर थी उसमें क्लैरिटी आनी बाकी थी, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है चिराग पासवान के लिए भी, एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। मुकेश जी। बिल्कुल शिवम, देखिए चाचा और भतीजा की जो लड़ाई वहां पर चल रही थी एनडीए के भीतर, उसमें जो भतीजा है उसने बाजी मार ली है, और जो पार्टी का विभाजन हुआ था और 5 जो सांसद थे, उनके जो 5 सांसद निकल गए थे रामविलास पासवान जी की मौत के बाद, उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद से, उनका कंपनसेशन एक तरह से आप कहें जी कि बीजेपी ने किया है, एनडीए में उनको शामिल केवल नहीं किया है। और जो वो मांग रहे थे, हालांकि वो 5 सीटें मांग रहे थे,
6 सांसद थे जब इनकी पार्टी थी, तो 6 सांसद इनके पास थे चिराग पासवान के सहित, लेकिन 5 सांसदों ने इनके चाचा पारस के साथ बगावत कर दिया था। तो उसको लेकर कह रहा था कि वो उन 5 सीटों पे इनके चाचा की दावेदारी बनती थी, लेकिन बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया है और चिराग पासवान के दावे को मानते हुए 5 सीटें उनको देने का ये किया है, ऐलान अभी नहीं किया है आधिकारिक तौर पे, लेकिन पूरी तरीके से सब चीज तय है। 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन 1 सीटें इसमें राज्यसभा की होंगी। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें, जो पिछली बार 2014 में जो इनके साथ जो गठबंधन हुआ था 2019 में, उसमें वो ये तय हुआ था कि 6 सीटें जो है आपको लोकसभा में दी जाएगी और 1 सीट राज्यसभा में दी जाएगी। तो राज्यसभा की सीटें इन्हें नहीं मिली थी, तो वो अभी तक दावेदारी कर रहे थे। इसलिए इस बार जो 5 का फार्मूला है, तो 4 सीटें जो है वो इनको मिलेगी लोकसभा में, जिसमें नवादा, हाजीपुर और समस्तीपुर जो है ये इसमें शामिल है, और 1 जो है राज्यसभा के लिए। वैशाली की जो सीट है, जो वीणा देवी जहां से है, वैशाली की सीट शायद जो है उनके पशुपति पारस जो है उनके खाते में जाए, और 1 सीट और जो है कहीं से, जो कि खगड़िया की सीट है शायद, तो खगड़िया की सीट जो है वो भी शायद पशुपति पारस के पास जाए। और ये बिल्कुल एक और सवाल अगर आप मुकेश जी मैं आपसे पूछूं, ये भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि भाई इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस जो अलायंस है पूरा महागठबंधन, उसकी भी नजरें थी चिराग पासवान में, और ये भी चीज बहुत एक रिस्क फैक्टर के तौर पर भी सामने आ रही थी, जिसके चलते ये जो फैसले को लेने की टाइमिंग है, क्या ये टाइमिंग पर भी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या ये एक उनको मात दे दी है यहाँ पर एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि भाई विपक्ष फायदा ना उठा ले इस लड़ाई का? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शिवम। और जो चिराग पासवान है, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है नित्यानंद राय जी से भी मुलाकात की थी, और नित्यानंद राय के साथ जो है उन्होंने जो अध्यक्ष है हमारे जेपी नड्डा जी, उनसे भी मुलाकात की थी, और उनको मैसेज दिया था कि जितनी जल्दी ये फैसला होगा उतनी जल्दी छोटे दलों को आसानी होगी, क्योंकि छोटे दल को अगर आप पहले फैसला कर देते हैं ये सीटें, तो उनको तैयारी करनी पड़ती है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी का संगठन बड़ा, लेकिन हमारा पार्टी, जो मेरी पार्टी है, वो मेरी पार्टी बीजेपी के जितना संगठित नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी के लिए, तो मुझे जल्दी से आप डिसाइड करके बता दें। इसके पीछे एक तरीके की दबाव की भी राजनीति, क्योंकि जो आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं सभी के लिए, और ऑफर भी किया जा रहा था, बात भी करने की कोशिश की गई थी चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने भी जिस तरीके का रिएक्शन दिया था, उससे ये संकेत जा रहा था कि अगर एनडीए में उनकी बात नहीं बनती है तो वो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और देखिए, अगर वे महागठबंधन में शामिल होते थे तो एक जो संकेत जाता, वो निश्चित तौर पर बिहार में जो है वो बीजेपी और एनडीए को जो है थोड़ा नुकसान पहुंचाता। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये बहुत ही सही टाइम पे सही फैसला किया है। चिराग पासवान की जीत है इस पूरे फैसले में। अब मुझे लगता है कि 2 दिन के भीतर जो है ये आधिकारिक तौर पे भी जो है ऐलान कर दिया जाएगा। अभी जो पेच फंसा हुआ है वो राज्यसभा सीट में कौन जाएगा उसको लेकर थोड़ा पेच फंसा हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे सोर्स जो बता रहे हैं कि राज्यसभा भी इनको क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल, तो वही बात हुई कि अगर विपक्ष की तरफ से दरवाजे खुले भी थे और मेहमान नहीं आए तो क्या फायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का मैं करना चाहूंगा। वापस आते हैं अपनी इस डिस्कशन पर। यह महत्वपूर्ण खबर भी हमको आपको बतानी थी, बहुत जरूरी थी किस तरीके से बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। वापस आते हैं रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के ऊपर भाजपा का जो रिएक्शन आ रहा था। रत्नाकर जी, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें जहां पर आपने छोड़ा था, फिर इसके बाद हम कांग्रेस का रिएक्शन यहां पर लेने का प्रयास करेंगे। रत्नाकर सिंह जी। जी रत्नाकर जी, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी मैं यही कह रहा था जी शिवम जी, मैं यही कह रहा था कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार आती है और जब जब भी कांग्रेस की सरकार आती है वहां पे राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो है वह सक्रिय हो जाती हैं। आपने देखा कि तरह से वहां की सरकार वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है, और उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां पे सक्रिय हो गई और बम ब्लास्ट के रूप में आपको देखने को मिला। जहां पे जिस जगह पे, जिस राज्य में कांग्रेस शासित राज्य है, सदन के अंदर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिस राज्य में उस राज्य का सांसद अगर ये कहता है कि दक्षिण भारत को अलग देश बना दिया जाए, देश तोड़ने की बात की जाती है, तो वहां पे राष्ट्र विरोधियों को स्पेस मिल जाता है और वहां पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस को इस तरह अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्र को मजबूत करना है और देश को आगे बढ़ाना है, और एंटी नेशनल जो पीपल है उनको किस तरह से उनको तो आपके कहने को अगर मैं सार में निकालूं तो यही है कि भाई जो विपक्ष के राज्य हैं जहां पर, वहां पर एंटी नेशनल्स जो हैं उनको ये सहूलियत लगती है, थोड़ा उनको लगता है कि हम आराम से ये सब कर सकते हैं। संतोष जी, संगीन आरोप आप पर लगाए गए हैं भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, आपका पहले इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके बाद आपसे रामेश्वरम कैफे को जुड़े और सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
शिवम में अभी सुन रहा था जो रत्नाकर सिंह हैं, जो हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पे हर चीज थोप के, हर चीज का इल्जाम कांग्रेस पे लगा के अपने नाकामियों से बचने से तो रहे, ठीक है। आपने ये कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां इस तरीके की हरकतें होती हैं, तो वहां राजस्थान में, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के अंदर यहाँ हमारे एक बहुत ही जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे बम धमाके हुए। क्या फिर वो ये माने कि बीजेपी सरकार ने कराई? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं, वो ना कोई सरकार, ना बीजेपी करा रही, ना कांग्रेस करा रही, ना सपा करा रही, ना बसपा करा रही, ना और कोई करा रहा। मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उन पे एक ऐसा कानून केंद्र सरकार 10 साल से है आपकी बीजेपी की सरकार, ये ऐसा कानून लेके आए कि अगर कोई भी लिप्त पाया गया, एक तो 6 महीने के अंदर इस प्रकार का एक कानून लेके आया कि 6 महीने के अंदर उसकी जांच और कोर्ट में पूरे हर तरीके से सुनवाई होके और उसको फांसी की सजाएं सुनाने का एक काम किया जाए, जिससे कि भारत के अंदर एक भय पैदा हो, जिस तरीके कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं तो मानता हूं कि वो ज्यादातर अगर किसी भी प्रकार का बिल्कुल संतोष बिल्कुल इनका एक और पॉइंटर जो है वो मैं बीच में ऐड ऑन कर दूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, क्योंकि विदेशी ताकतें ही तो हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लगाया क्या? किसी कांग्रेस के नेता ने लगाया क्या? तो किसने लगाया? ये षड्यंत्र रहता है हर जगह। अगर बीजेपी के पास में पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद, अगर ये मुद्दे हटा दिए जाएं तो बीजेपी के पास कुछ है ही बचेगा ही नहीं। ठीक है संतोष त्यागी जी, आप जिस मुद्दे की पर बात कर रहे थे, यहाँ पर भाजपा का रिएक्शन भी आपने यहाँ पर देखा, तो ये आरोप तो है ना, देखिए जो नासिर हुसैन जिनकी विक्ट्री के ऊपर, जिनकी जीत के बाद जो नारे लगाए गए थे, उस पर जांच की गई, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और उस एफएसएल लैब के द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे गए थे। उस दौरान उनकी तरफ से कहा जा रहा था नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए होंगे, नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए होंगे, दलीलें काफी दी गई थी। उसके बाद उसका घटनाक्रम अगला ये रहा, जो बीके हरिप्रसाद जी ने ये अंदर कहा विधान सौदा के अंदर कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए, भाजपा के लिए शत्रु राष्ट्र हो सकता है, वो हमारे लिए, भारत के लिए कोई शत्रु राष्ट्र नहीं है। ये एक कंटिन्यूटी जो बयानों की है, ये एक तरफ से कई संगीन आरोप तो लगाएगी ना कांग्रेस पर, अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया दी जाएगी। रत्नाकर की अगर स्टेटमेंट, रत्नाकर जी के स्टेटमेंट पर अगर मैं ये ऐड ऑन करूं तो जी नहीं, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ना भाजपा के लिए शत्रु है, ना कांग्रेस के लिए शत्रु है। भाजपा सिर्फ और मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी हों, वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाते हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे केक काटने, बिरयानी खाने वो अचानक वहां पहुंच जाते हैं। तो ये कैसी दुश्मनी हो, ये कैसा प्यार मेरी से, ये समझ से बाहर है। ये मैं तो कह रहा हूं, ये इलेक्शन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को ये बिल्कुल बैन करना चाहिए। पाकिस्तान, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, किसी भी जाति, इस तरीके के शब्दों का किसी भी इलेक्शन में यूज नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। हमारे युवाओं के अंदर जहर घुल रहा है। अगर मैं तो कह रहा हूं, अगर मुस्लिम, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, अगर इस तरीके की किसी भी गतिविधि में पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य सरकार दें, केंद्र सरकार एक ऐसा कानून अमेंडमेंट लेके आए जिससे कि 6 महीने के अंदर सुनवाई होकर ये आप मांग कर रहे हैं फांसी की, लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और विभिन्न धर्मों की आपने बात की, लेकिन मेजॉरिटी में जो मजहब सामने आ रहा है, आप सीए ला सकते हो, कानून बदल सकते हो, तो ये सब चीजें क्या आप सिर्फ दिखावटी बातें कर रहे हो? लेकिन आपकी क्या सरकार थी, यहाँ बीजेपी की थी, वहां सपा की थी, वहां दीदी में बंगाल में दीदी थी। ये इन कामों से काम नहीं चलेगा। आज युवा है, उसको रोजगार चाहिए, ठीक है ना सर? उसको
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई दुश्मनी, अगर आप ये कूटनीति का जिक्र करें कि भाई फॉरेन डिप्लोमेसी में तो चीन ने भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन डिप्लोमेसी रखने की एक मजबूरी तो तमाम देशों की रहती है। आपकी पार्टी के दौरान भी ये डिप्लोमेसी जो थी उसको किया जाता था। और देखिए, दुश्मनी तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में भी है, लेकिन आपस के जो कार्यक्रम होते हैं दोनों को निमंत्रण तो दिया जाता है, कोई जानी दुश्मनी तो वहां पर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है भारत में। आप सभी के पॉइंट्स लिए रमजान जी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, किस तरीके का ब्रेन वॉश वेदभूषण जी की तरफ से भी कहा गया था वो किया जाता है मुस्लिम युवाओं का, और खास तौर पर जो आईसिस मॉड्यूल की बात करते हैं, लश्कर तैयबा की बात करते हैं, यहां पर वो ब्लास्ट करता है, फिर वो मस्जिद जाता है, वहां पर उसकी टोपी फेंकता है, उसके बाद वो बेल्लारी जाता है। इस तरीके के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आप अगर ज्यादा बेहतर समझा पाए कैसे मुस्लिम युवाओं को बरगलाया तो जाता ही है और एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। रमजान जी का बस एक पॉइंटर ले लेते हैं, रमजान जी का एक पॉइंटर कहना चाहूंगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंटर आने दीजिए वरना समय खत्म हो जाएगा। रमजान जी आप बोलिए। शिवम जी, सबसे जो बड़ी और मजबूत बात तो ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, जहां तक मुस्लिम युवाओं को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, रहा है, बरगलाया जाता रहा है। उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस ने मुस्लिमों को जिस तरह से मतलब जेलों में डाला और जिस तरह से उनको पिछाड़ा, उसका अफसोस तो मुसलमानों को करना ही चाहिए कि उनके जमाने में मुसलमानों की हालत हो गई है कि आज मुसलमान सरवाइव करने के लिए मतलब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने, ये सही बात है कि बीजेपी ने कुछ चीजें इस तरह से नफरत के अंदाज में की हैं और हिंदुत्व के नाम पर की हैं कि मुसलमान आज दहशत में जी रहा है, और तरह तरह के हो सकता है कुछ लोगों को बरगलाकर वो चीजें होती हों। लेकिन मैं शिवम जी कहना चाहता हूं कि रमजान जी, ये कैसी दहशत की वो ब्लास्ट करके चला गया? इतनी दहशत में कोई आदमी ब्लास्ट करता तो ये तो माना नहीं जाएगा ना। आप दहशत जिसको आप बोल रहे हैं, मैं शिवम जी कहना चाहता हूं कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसको जो हमारा मुल्क का सख्त से सख्त कानून है उसके तहत सजा दी जानी चाहिए। कोई भी हो उसके लिए कोई छूट नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा मुसलमानों में ही नहीं है, हमारे यहाँ मैं जहां से ताल्लुक रखता हूँ शिवम जी, वहां पर भी किस तरह से मतलब बम से या कई तरह से मुसलमानों को के ऊपर भी हमला किया। क्या उनको हम ये मान के चले, जहां आतंकवाद है, जहां पर दहशतगर्दी है, जहां पर ये बम ब्लास्ट है, वहां पर हिंदू मुस्लिम कोई भी हो करने वाला उनको काश ये बातें इतनी साफ और इतनी अच्छी होती जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन ये क्लैरिटी है जिस तरीके से आतंकवाद में किस मजहब का नाम बार बार सामने आ रहा है, और ये दुखद भी है। लेकिन क्या करा जाए, इसका अगर हल निकाला जा सकता है तो मुस्लिम समाज के द्वारा ही निकाला जा सकता है। समय का अभाव, मैंने सभी को बराबर मौका देने का प्रयास किया। सभी का धन्यवाद करता हूं। रमजान जी आपका धन्यवाद, वेदभूषण जी आपका धन्यवाद, संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप सभी ने अपना पक्ष रखा। और ये दोबारा मैं बात ये कहूंगा कि चिढ़ राम मंदिर से है, इसीलिए तो धमाका रामेश्वरम कैफे में किया गया, उसी नाम के कैफे का इस्तेमाल किया गया जिसमें राम का नाम सामने आता। और ये चिढ़ होनी चाहिए क्योंकि इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि भाई 2047 तक गजवा हिंद का इनका सपना पूरा हो जाए। वो सपना इनके मरते दम तक कभी पूरा नहीं होगा। इनकी ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये जो अंधी ख्वाहिशें जिन्हें कहा जाता है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आगे दीजिए। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ पुनः मुलाकात होगी मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को। जय हिंद।